102 साल के आप देख रहे हैं यंग मैन आर्य समाज के इस वक्त हमारे साथ है। मेरा विवाह शांति देवी से हुआ तो लोग कहते थे देखो कैसा अच्छा जोड़ा है, ओम शांति हो गया। आर्यवीर जो होता है हाँ, उसमें क्या गुण होने चाहिए? निडर। हिंदुस्तान टाइम्स के जो एडिटर थे खुशवंत सिंह, उन्होंने एक दफा कह दिया कि हु क्रिएटेड गॉड, ये क्या लिख रहे हो? तो उन्होंने अंत में कहने लगे तुम तो यार अजब आदमी हो। सर स्नेह नमस्ते सभी को। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। आर्य समाज के बेहद ही गौरव और प्रेरणा के क्षण हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के आदर्शों, विचारों और आर्य समाज के सिद्धांतों को आगे ले जाने वाली, जन जन तक पहुंचाने वाली दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने का अवसर है। और इस शुभ अवसर पर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम आपसे उन सभी महाअनुभव जो कार्यकर्ता हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएं, उनके विचार आप तक पहुंचाएं, जिनका इस सभा को स्थापित करने में और आगे ले जाने में बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो स्वर्णिम वर्ष के अवसर पर आज के जो हमारे अतिथि हैं वो बेहद ही खास है। ये अपने जीवन के 100 बसंत देख चुके हैं और 100 से ज़्यादा देख चुके हैं और आगे भी देखने जा रहे हैं, क्योंकि इनके जीवन में बहुत ही उल्लास और उत्सव जैसा, एक उमंग जैसा जो है वो जज्बा रहता है, क्योंकि ये जज्बा होता है देश प्रेम का, समाज सेवा का। हमारे साथ है आदरणीय श्री ओम प्रकाश भटनागर जी। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका। आपका भी स्वागत है। भटनागर जी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और सबसे पहले मैं आपको आभार व्यक्त करूंगी कि आज जो आपने योगदान दिया है उसी का परिणाम है कि दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना के 50 वर्ष पूर्व होने का अवसर है। इस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपका धन्यवाद और दिल्ली सभा का भी धन्यवाद। जी भटनागर जी, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? उम्र असल में गड़बड़ ये है कि असली उम्र तो 102 चल रहा है, 1.5 हो गया, मतलब 100 साल 1.5। जी। माता जी हमारी एक उंगली के बराबर मोटा धागा होता था जिसको कलावा कहते थे जी। वो हर साल जब हमारा जन्मदिन होता था तो गाय के घी का हलवा बनाती थी और उस कलावे से हमारी खड़ा करके लंबाई नापती थी और एक गांठ लगा देती थी। तो हर साल वो गांठ लगी हुई होती थी। जब हमारा चौथी का इम्तहान हुआ और वो सर्टिफिकेट मिला तो हमने कहा इसमें तो कुछ और लिखा है, और माता जी की ये जो है गांठें बड़ी ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा, देखा, दोनों का मिलान करा तो उसमें डिफरेंस था। मैंने माता जी से कहा, माता जी ये क्या परेशानी है जी। ये तो उन्होंने कहा, भाई तेरे पिताजी गए थे मौलवी साहब को, उन्होंने हिंदी में जन्म तिथि और ये सब बताया, तो उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, जो उन्होंने आके बताया, तो फिर उन्होंने फिर अपने अनुसार वो जन्म तिथि लिख दी। और मैंने उससे मेरे को कुछ फ़ायदा भी हुआ क्योंकि बाद में रिटायर हुआ। जी, चलिए, हमारा ये सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं और ये बातचीत कर रहे हैं। आपसे प्रेरणा जो है हमारे दर्शक ले पा रहे हैं। तो 102 साल के आप देख रहे हैं यंग मैन आर्य समाज के इस वक्त हमारे साथ है। यंग मैन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप लोग करते हो और ये ना करते हो, बल्कि शायद आपसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और आज भी मैं बताना चाहूँगी कि जो भी आर्य समाज के कार्यक्रम होते हैं देश में किसी भी कोने में हो, ये पूरा प्रयत्न करते हैं कि वहाँ मौजूद रहें। हमने भी इनकी मौजूदगी दर्ज करी है और कई बार आपका जो इंटरव्यू लेके आप दिखाया है। जगह जगह जहाँ जैसे महू है मध्य प्रदेश में, वहाँ उनका एनुअल एग्जाम वो होता था, वहाँ गए, केरल में गए और कई जगह गए। और
सार्वदेशिक सभा का भरतपुर में हुआ, ये सारे जयपुर में हुआ, तो ये सब जगह जाते थे। उधर छोटे से थे तो मुरादाबाद से हम बिजनौर, चंदौसी, वहाँ भी जो होते थे कार्यक्रम उनमें जाते थे। भटनागर जी, मैं चाहूँगी आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं और आर्य समाज से आपका जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो कैसे शुरू हुआ? श्रीमती विवाह सन 1954 में 15 मई को मुरादाबाद में श्री गुलजारी लाल की पुत्री श्रीमती शांति देवी से हुआ। तो लोग कहते थे देखो कैसा अच्छा जोड़ा है, ओम शांति। इनका नाम ओम प्रकाश, उनका नाम शांति, ओम शांति हो गया कि ये बढ़िया हो गया। और उन्होंने, मेरे ससुर साहब ने, उनके दोस्त थे कोई पत्री देखने वाले, उनको दिखा के कहने लगे इनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा है इस जोड़े की। अब वो बस इसी पे लट्टू हो गए। इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, वो 98 वर्ष की है, 102 का। मेरे 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं और सारे वेल क्वालिफाइड हैं। मेरे पुत्र पुत्रियां आर्य समाज से जहाँ भी वो हैं जुड़े हुए हैं और उनके लेक्चर भी बहुमूल्य होते हैं। तो आप आर्य समाज से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? जब मैं 5वीं में आया तो 5वीं में हमारे हेडमास्टर जो थे वो आर्य समाज के जलसे वगैरह में जाते थे। कांठ एक छोटी सी जगह है और लेकिन वहाँ हाई स्कूल बहुत पुराना 1905 का है। तो उसमें उन्होंने, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। हमारा जो मिडिल स्कूल था वो डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में जाता था और वहाँ हम एक धर्मशाला में, और उससे पहले वहाँ का जो मिडिल स्कूल था वहाँ रुकते थे रात को। तो रात को एक कुंदर के एक कस्बा है, वहाँ के टीचर जो थे वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे और वो अपने सब लड़कों को जो थे उनको संध्या कराते थे जी। वो संध्या जो हुई मुझे बहुत कर्णप्रिय लगी, तो मैं भी बैठ गया एक किनारे पे, क्योंकि वो तो अपने लाइन से बैठे थे जी। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हिंदी में भी थोड़ा कुछ बोलते थे, शुक्रिया अदा करते थे। तो मुझे फिर ये लगा कि ये कहाँ ऐसी शिक्षा मिलेगी, तो वहीं से आपका एक लगाव हो गया। हाँ, वो लगाव हुआ। तो जब कांठ के उसका जलसा हो रहा था तो मैं इत्तेफाक से दही लेने जा रहा था बाज़ार में, तो बाज़ार का रास्ता वहीं से पड़ता था। तो मैंने खड़ा होकर सुनने लगा और सुनाने के बाद मैंने कहा कि अब तो ये मेरे हाथ में दही है। मैं वापस करके आया और जो है मैं फिर आके सुना उनको, तो बहुत अच्छा लगा। स्वामी केवलानंद जी महाराज थे जो बोल रहे थे उस समय। तो वो गंगा के किनारे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई हुई थी बिजनौर ज़िले में जी। तो मैंने उसको सुना और मैंने कहा कि अब तो मैं कोशिश करूँगा कि इनका हर प्रोग्राम अटेंड किया जाए जी। तो उस वक्त से फिर मिडिल पास करने के बाद हम जो है हाई स्कूल में आ गए, और हाई स्कूल में आए तो वो सब जगह वहाँ बड़ा हमारा इत्तेफाक से जो टीचर थे वो आर्य समाज के मंत्री थे जी जी। तो आप जो समय बता रहे हैं वो समय था जब आर्य समाज अपना भरपूर योगदान दे रहा था स्वतंत्रता संग्राम में। हाँ, और आप उस वक्त जिस तरह से उम्र बता रहे हैं तो नौजवान एक युवक थे। हाँ, तो उस टाइम आपको वहाँ से प्रेरणा मिली, आपका भी कुछ अनुभव उसमें रहा, कोई याद है, कोई स्मृति? हाँ, नहीं, उसमें ये कि हम झंडे लेके जाते थे प्रचार के लिए, तो महर्षि दयानंद की जय और कई महात्माओं की जय बोलते थे और श्रद्धानंद की जय, ये सारे बोलते थे। श्रद्धानंद का जब हुआ था बलिदान तो मेरे भाई और मामा जी जो थे दिल्ली में थे ने, वो शामिल हुए थे, तो इसलिए थोड़ा था उनसे भी पता था। फिर एक चित्र था जिसमें जवाहरलाल तो बैठे थे पैरों में, मोतीलाल नेहरू भी थे उसमें फ़ोटो में। वो इत्तेफाक से मेरे पास इस समय नहीं है, तो
मुझे वो लगा ये तो बड़ी अच्छी बात है, देश के लिए। और हकीकत वगैरह की मैंने कहानी सुनी थी, और हमारे गांव में रामलीला हमारे बाबा जी ने 1903 में स्थापित की थी, तो उसमें वो हकीकत का ड्रामा खेला जाता था। मेरे भाई उसमें ड्रामे में तो पार्टिसिपेट। भटनागर जी, उस समय जब आपकी ये शुरुआत हुई, जैसे एक नौजवान के विचार ऐसे क्रांतिकारी होते गए, तो कोई ऐसी याद हो, कोई ऐसी उपलब्धि हो, या आपका पहला वो क्षण जब आपको लगा कि आपने समाज के लिए या देश के लिए कुछ किया है? नहीं, तो उस वक्त जो है, जो जैसे छोटी जाति के लोग थे, लोग उनको खाट पर नहीं बैठने देते थे। तो एक दफ़े एक यहाँ दिल्ली में बोर्ड है, और वहाँ से एक सफाई कर्मचारी आया, वो आकर नीचे बैठ गया, गाँव का जैसी प्रथा थी। मैंने कहा यार ऊपर बैठो, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम अच्छे कपड़े पहने हुए सब कुछ है। तो वो सारा उसको कहा, कुछ लोग आ गए, वो कहने लगे क्या कर रखा, ऊपर बैठा रखा। मैंने कहा क्या बात है, अच्छे खासे कपड़े नहीं है, आपसे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं इसने। तो ये थोड़ी सी झड़प हो गई थी, हालांकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन आपने आवाज़ उठाई। मैंने आवाज़ उठाई। तो उसके बाद फिर ये सफ़र जो है वो चलती रही, बस आगे बढ़ती रही, उसमें कभी कुछ नहीं है। और इस सफ़र में आपका साथ किस किसने दिया? आपका कुछ परिवार के बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, परिवार वालों ने तो ज़्यादा साथियों ने दिया कि वो तो गांव में ही रहते थे, और बड़े भाई छोड़कर गांव में आ गए थे दिल्ली से। मामा जी दिल्ली में ही थे। तो आपके अपने भाई बहन और या आपके अपने? उनमें से कोई नहीं जुड़ा। अच्छा। हाँ, हालांकि मैं जब जाता हूँ तो हवन पूरा करता हूँ, 2-4 घरों में भी करा देता हूँ। जो आसपास के उनको भी बुलाता हूँ कि भाई आओ तुम देखो कैसे हवन करते हैं। अच्छा भटनागर जी, मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताएं कि दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ आपका जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ, कब हुआ? ऐसे है 1957 में सर्विस मैंने यहाँ ज्वाइन किया अक्टूबर में। तो उसी समय मुझे तो लगी हुई थी लगन कि भाई मैं कई समाजों में जा चुका था, कई सभाएं, कई उत्सव अटेंड कर चुका था, तो कि कहाँ है आर्य समाज। फिर हनुमान रोड बिल्कुल नज़दीक था, तो और उसके पास ही इरविन रोड कहलाती थी उस समय। तो उस समय 19 नंबर में मैं रहता था, तो मेरे लिए बड़ा आसान था आना जाना। तो हम पति पत्नी थे, तो दोनों रविवार को आ जाते थे। तो महात्मा हंसराज जी के अलावा स्वामी अमर स्वामी आते थे, और एक स्वामी जी और थे मशहूर, जिनका ये तेज अखबार था। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने का आना होता था, तो कम से कम 500 आदमी आते थे। अच्छा। हाँ, और गाड़ियाँ आती थी, और मेरी जिम्मेदारी होती थी कि मैं उनकी देखभाल करूं। तो उनसे मुझे अच्छी बातें मिल जाती थी, क्योंकि जो सेवा का मौका है उसमें मेवा मिलती थी। तो उन्होंने जो है समाज के मंत्री, और उन्होंने कहा कि भाई जो सबसे ज़्यादा जिसकी हाजिरी होंगी उसको हवन कुंड, और जिसकी दूसरे लेडीज़ में होंगी उसको 1 किलो सामग्री दी जाएगी। अच्छा। वो इत्तेफाक से मेरी सबसे ज़्यादा हाजिरी थी, पत्नी की दूसरे नंबर पर थी। तो इनको 1 किलो सामग्री मिली, मुझे हवन कुंड मिला। तो अब अपने घर पर करने का हुआ, तो रविवार को तो समाज में हो जाता था। और समाज जहाँ नहीं, जैसा अभी यहाँ एजी शहर में यहाँ कोई जगह नहीं ली गई, तो हमने कहा कि भाई जो यहाँ का कम्युनिटी हॉल है वहाँ हो, और नहीं उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, या कुछ लोगों ने बहाने बनाए कि वो ऊंचे पे नहीं चढ़ा जाता, नीचे पे बैठा नहीं जाता। तो जब बहाने लोगों के पास हैं, तो मैंने भाई हमारे यहाँ उनको कुर्सी मिल जाएगी, और जो नीचे बैठेंगे उनको गद्दी मिल जाएगी। भटनागर जी, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा का जो योगदान है वो बहुमूल्य है, लेकिन उसमें आपकी कोई स्मृति, आपकी कोई ऐसी उपलब्धि जब आप नौजवान थे, आप
उसके साथ जुड़े हुए थे, या कोई ऐसा कार्य आप हमसे दर्शकों से बताना चाहेंगे जो प्रेरणादायक हो? नहीं, ये जो हर साल जो जुलूस ये निकलते हैं, तो उन जुलूसों में हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। हमारे बच्चों को भी इनाम मिलते थे। वो कहते थे कि भाई इस पर निबंध लिखो। अच्छा। क्या आपने देखा? तो एक दफ़ा बेटे को भी मिला, बड़े बेटे को, और एक दफ़ा उस छोटी बेटी है उसको मिला। तो वो स्मरण जो है, वो जो ऐसे जैसे पिक्चर ले ली हो, इस तरीके के स्मरण थे। फिर मैंने भी उनको हेल्प की कि भाई ये बातें ज़रूर लिखना। तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छा किया, इन बच्चों ने तो बिल्कुल ऐसा लिख दिया कि जैसे सभा ने ये कर रहा हो। जी, सभा के कोई विशेष अभियान आपको याद हो जो आप बताना चाहें? दिल्ली सभा ही करती थी एक तरीके से। जो मॉरिशस 1972 में गए, तो मैं उस समय दिल्ली सभा का मंत्री था, और उनको 750 आदमी ले गए। रात के 2-2, 3-3 बज जाते थे। सार्वजनिक भवन में वहाँ तैयारी होती थी, तब ये सारा था काम पूरा किया। तो कार्यकाल के दौरान आप कुछ ऐसी चुनौतियां भी आई होंगी आपको, जो आप बता रहे हैं जब आप मंत्री थे, या उसके आगे पीछे कोई ऐसा कार्यकाल? नहीं, वो कई जगह कई समाजों के झगड़े होते थे। लोग प्राइवेट आदमी कब्जा करने की कोशिश करते थे, तो वहाँ जाते थे तो वहाँ तो मरने मारने को तैयार रहना पड़ता था। तो कई दफ़े कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसे किसी को चोट नहीं आई ऐसी कि जिससे कुछ लगा हो, क्योंकि वो तो एक प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है और हमें उसको बचाना है जी। किसी तरीके से। तो चाहे हमने खरीदी नहीं, दान में ली या कोई तरीके से मिली, तो उसकी रक्षा करना तो हमारा फर्ज था। तो आज के समय में अगर आप देखते हो आर्य समाज की जो प्रासंगिकता है, वो आप कितना देखते हो कि इस वक्त जो है, जो महर्षि के विचार हैं, उस पर कितना अनुसरण किया जा रहा है, या क्या ज़रूरत है? नहीं, अनुसरण तो लोगों को प्रैक्टिकल होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन लोगों में जब तक अंदर से श्रद्धा नहीं होगी, तब तक कोई उस पर जान देने के लिए तैयार नहीं होगा। तब तक हमें जो है ना, अपने बच्चों को भी समाज में ले जाना चाहिए, जिससे कि उनमें संस्कार खुद ही उपजे और वो संस्कारी खुद ही बने। तो ऐसे हम पहले हमने आके शकरपुर में स्थापित की, वो अपने कर्ज लेकर अपने आप। तब हालांकि उस समय सस्ती थी ज़मीन उसमें, तो उससे काम चल गया। लेकिन आज तो यहाँ लेना ही खासकर उसमें बहुत मुश्किल है। जैसे आपने बताया कि ज़मीनों को लेकर कब्जा किए जाते थे, एक वो चुनौती रही है, बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं। लेकिन आर्य समाज ने जो इतना बहुत कुछ किया सालों से, जैसे हम देखते हैं स्वतंत्रता से लेकर, और उससे पीछे भी जाए तो जब से महर्षि ने स्थापना की तब से लेकर अब तक, तो जो स्थान मिलना चाहिए था वो एक कठिन रहा, वो स्थान दिलाना बहुत मुश्किल चुनौती भी थी। और हर एक कोई अपना तन मन धन तैयार नहीं होता निछावर करने के लिए। तो उस समय आकर थोड़ा देखना पड़ता था कितना हमारी फोर्स हमारे साथ है, कितने लोग हमारे साथ हैं जो इस वक्त में कड़े वक्त में हमारा साथ देंगे। तो बचते हुए, उसको करते हुए, ऐसा बीच का रास्ता निकालते हुए आगे चलते रहे। तो ऐसे युवाओं को अब साथ चलना होगा, तो उनको आर्य समाज के साथ जोड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए तो उनको जब तक, जैसे व्यायामशाला है, अगर उसमें उनको इंटरेस्टेड करेंगे तो रोज़ाना का एक प्रोग्राम भी मिल जाता है उनको। जगह जगह उनके शिविर भी लगवाए जाएँ, 8 दिन, 5 दिन, 7 दिन के, तो भी मतलब कि बच्चों को। एक दफ़े हमने, एक सरदार जी का बच्चा था, वो आया और उसने घर जाके अंडे खाने को मना कर दिया माँ बाप को, नहीं अंडा नहीं, आज से अंडा नहीं आएगा।
अब वो फिर मेरे पास आए सरदार जी, कहने लगे कि देखो आपने तो हमारे लड़के को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया ऐसा? उसको एक अच्छा इंसान बना दिया है। आपको खुशी नहीं होती कि हिंसा और अहिंसा इन दोनों में फर्क शाकाहारी होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने वो चुप हो गए। अंत में उनके पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि हिंदुस्तान टाइम्स के जो एडिटर थे खुशवंत सिंह जी बहुत मशहूर था और बड़ा जिद्दी आदमी करके मशहूर थे। उन्होंने एक दफ़ा कह दिया कि गॉड, हु क्रिएटेड गॉड? मैंने कहा क्या लिख रहे हो? मेरे पास वो है चित्र अभी तक, और जो उनको लेटर लिखा मैंने दिल्ली सभा के उस पर, वो भी है। तो उन्होंने अंत में कहने लगे तुम तो यार अजब आदमी हो। अब भी हम अजब ही हैं, तो कुछ अजब आप भी बन जाओ। आप तो झगड़ालू करके मशहूर हैं कि आप सुनते नहीं किसी की। तो एक आर्यवीर जो होता है, हाँ, उसमें क्या गुण होने चाहिए आपके हिसाब? निडर। जब तक वो निडर नहीं होगा तब तक वो कुछ कह नहीं सकता। और हम पक्का, अपने असूलों पे पक्का जब तक नहीं होगा तब तक कुछ कर नहीं सकता। तो उसको करना है तो पक्का होना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा और त्याग में जीवन जीना होगा। कई दफ़े तो भूखा भी रहना होगा। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के 50 वर्ष होने का जो शुभ अवसर है, उस पर आप क्या हमारे दर्शकों को या कार्यकर्ता हैं जो आर्य समाज के जो नौजवान हैं, जो आर्यवीर वीरांगनाएं हैं, उनको क्या संदेश देना? बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, बस यही काफ़ी है। तो जब ऐसा भाव होगा तो वो अपने आप ही कुछ ना कुछ अंदर से ही उपजेगा, और वो जो भावनाएं आएंगी, जो विचार आएंगे, तो वो जो उनको त्याग में जीवन जीने के लिए उत्साहित करेंगे। जी, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने अपनी उम्र बताई 102 वर्ष, और इनसे प्रेरणा लेना एक आदर्श, एक आइडियल हमारे सामने है। और आर्यवीर हो, वीरांगनाएं हो, उनको एक भटनागर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या शेड्यूल रहता है, आप सुबह से लेकर रात्रि तक का आप बताएं ताकि आपसे प्रेरणा ले सकें। आजकल तो सवेरे मैं हमेशा 4 बजे, आजकल भी 4 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन कई दफ़े वाइफ की वजह से जागना पड़ता है, तो लेट थोड़ा आराम भी करना पड़ता है। वरना सवेरे घूमने जाता था, वहाँ पर भी लोगों को इकट्ठा करके अलग अलग ग्रुप बना के बैठते थे। कोई 10 का, कोई 5 का। हमारा ग्रुप सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा होता था, तो उसमें वो सब लोग जो हैं हर एक अपने जन्मदिन पर पार्टी देता था। वहाँ जन्मदिन हम घरों पर भी मनाते हैं, और उसमें जो है ना, हम उनसे कहते हैं कि श्रद्धा के अनुसार मनाओ, और बच्चों का भी, पोतों का भी, पोती का भी। ये नहीं कि पोती का नहीं मनाएंगे, पोते का मनाएंगे, उन सब का मनाओ, तो आपको जो है उनको आशीर्वाद मिलेगा, सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा संगठित। तो ऐसे उनको करो। आपने विचार, अपने जो कहेंगे अनुभव, और जो अपने प्रेरणादायक संदेश दिए, उसका लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, जो आपने दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा में अपना योगदान दिया। दिल्ली सभा का भी धन्यवाद है कि वो इस तरीके के प्रोग्राम बनाकर जनता को प्रेरणा देने के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा कर रही है। तो दिल्ली संस्था की जो ये एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत लंबा सफ़र है, जो कि सेवा का, संस्कार का, शिक्षा का एक सफ़र है, देश प्रेम का। और ऐसे ही जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात आगे भी करवाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।